एपीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली तो आपको मालूम है इर्द गिर्द कौन लोग बैठे थे। बांग्लादेश का तो शायद राष्ट्रपति नहीं थी, अलबत्ता उनके दूसरे लोग थे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब लोगों के जो हमारे पड़ोसी हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए थे। उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई देश नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने वाले हैं, दुनिया के नेता बन के उभरने वाले, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब कुछ और है। 11 बरस के बाद लगभग अगर आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी फोरम पर हमें इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जिसके हम हकदार थे। तो ये इसका क्रेडिट, इससे ये अपना नाम मुसलमान बता रहा है लेकिन ये है हिंदू। अगर मुसलमान भी है तो इंडियन मुसलमान जो वैसे आपको पता गुलाम हैगा, वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते रहता है। अगर ऐसा है भी, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को अलग तलग कर दिया गया तो ये पाकिस्तान ने हराने के बाद करा। इनको जंग में जो जूते मारे, इनको कुत्ते की मौत मारा, उसके बाद ये हुआ है। ये बात का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, ये याद रखना। या हमें लिया जाता था। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश और बाकी तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐसा समूह फिर दोबारा से बनाने की पहल कर दी है जो पहले आप सार्क सुना करते थे, जिसके फाउंडिंग मेंबर हम थे। हमने बनाया था और हमने ही उस सार्क को खत्म कर दिया। आज हालात ये हैं कि बर्मा हो या भूटान, नेपाल हो या श्रीलंका, ये तीनों देश मिलकर उनको अपने करीब लाकर एक ऐसा सार्क का मुतबादिल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें शायद आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। किसकी वजह से? वो लोग चीन, शायद यार ये जो कंट्रीज में सार्क बन रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है। तुम्हें तो एससीओ में जूते पड़े भाई। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो तुम्हारा, जिनको तो रशिया तो भगवान था तुम्हारा, वहां तुम्हें जूते पड़ गए, वहां आइसोलेट रहे। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या औकात है? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। चीन तो अपने काम करेगा, पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है, वो अपना काम करेगा। बात यह है कि हम अगर अपने हितों की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ पा रहे जैसे लड़नी चाहिए, तब जाकर के विचार विमर्श किया जाता है। अब आप देखेंगे बड़े अखबारों ने भी छापा इसको, लेकिन जिस हिसाब से इसका जिक्र होना चाहिए था कि हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से इसका जिक्र नहीं हुआ। हालांकि जो बड़े आउटलेट्स हैं उन्होंने सबने छापा है, जी न्यूज ने भी छाप दिया है। शायद जिंदगी में मैं पहली बार जी न्यूज को वो खबर ले रहा हूँ। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश पुश फॉर न्यू ब्लॉक टू काउंटर इंडिया, रिप्लेस सार्क। सार्क को रिप्लेस करते हुए, इंडिया को काउंटर करते हुए एक न्यू ब्लॉक बनाया जा रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया ने भाई, अगर ये माइक में से शुड़ की आवाज आ रही है तो ये गाय के मूत पीने वाले का माइक खराब है, मेरा माइक खराब नहीं है। देखेंगे क्या लिखता है कि इस इंडिया बीइंग साइडलाइंडेड किया जा रहा है इंडिया को। पाकिस्तान, चाइना प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन बिग शिफ्ट ऑफ द पावर। दूसरा अखबार है इंडिया टुडे, उसने कहा टू काउंटर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्रिएटिंग सार्क रिप्लेसमेंट। सार्क तो छोड़ा ही नहीं था मोदी जी ने। ये देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर और भी बनाई है, इसमें लिखा न्यू रीजनल पावर ब्लॉक, पाकिस्तान, चाइना प्लानिंग टू रिप्लेस सार्क, व्हाट पीरियड। ये तमाम बातें दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखी हैं, लेकिन मैं आपसे दोस्तों कुछ और बताने के लिए हाजिर हूँ। एक पत्रकार ने कुछ लिखा था, वो दिखा देता हूँ आपको अगर मुझे मिल जाता है। उन्होंने इसी के संबंध में एक बात लिखी, ये दिखाता हूँ। वो लिखते हैं कि 2014 में एक चौथी फेल नालायक की सत्ता आने के बाद 2 साल बाद ही दक्षिण एशिया में भारत की आवाज गुम हो गई थी। आपको तो पता ही नहीं चला था गुम हो गई थी, अभी भी नहीं मालूम आप में से एक वर्ग को। आप सोचते हैं भिसगुरु हैं आप। बच्चा था तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का खोखला ब्रांड और धांधली कर चुनाव जीतती एक पार्टी। 2016 में भारत ने जो जगह छोड़ी थी उस पर आज पाकिस्तान आकर बैठ गया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत के जहाज ही नहीं गिराए बल्कि इनकी जो सीता माता और भारत माता थी वो भी गिरा डाली है। ये भी मैं बता दूं कि इज्जत भी गिरा डाली। उचित रक्षा और विदेश नीति को मार गिराया।
ये देखेंगे आप खबर, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी, बिग शिफ्ट ब्रीव्स इन इंडिया नेबरहुड, पाक चाइना प्रिपेयर ग्राउंड फॉर एन अल्टरनेटिव टू साथ। बात यह है दोस्तों कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाना बहुत जरूरी होता है। बात यह नहीं कि नेपाल की ताकत क्या है, बात यह नहीं कि भूटान की कितनी ताकत है, श्रीलंका की कितनी ताकत। आप ये देखिए कि जब मोदी जी अभी पिछले दौरे पर जब गए थे साइप्रस, तो उस समय साइप्रस क्या जगह, जुआरियों का अड्डा है यार। साइप्रस में जाके मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने साइप्रस से, अच्छा साइप्रस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फिर कूटने लग गया इंडिया को। क्या साइप्रस की कोई यूएनओ में बहुत बड़ी हैसियत है क्या है? अबे वो तो तुर्की के नीचे बैठा हुआ होता है, तुर्की उसको आए दिन पेलते रहता है। तो पाकिस्तान से साइप्रस का लड़ना ऐसी हाथी और चूटी की लड़ाई, साइप्रस को तो मसल के मार देगा पाकिस्तान। तो साइप्रस को मैंने, अच्छा सारी ठुकी हुई कंट्रीज का ना आपस में एको चैम्बर बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो अभी भारत दुनिया भर में जो ठुकी हुई कंट्री होती है, जो जिससे ठुकरी होती है, भारत वहां पे जाके मदद मांगता है। तो वही अच्छी बात है, ये सारे ठुके हुए लोग एक दूसरे का 6-9 कर रहे होंगे और एंड में रिजल्ट वही लुल बट्टा सन्नाटा ही मिलेगा। आप देखेंगे उस समय चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान के अस्ताना में बैठ करके सेंट्रल एशिया के मुल्कों से अपने ताल्लुकात सुधार रहा था। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर चला गया, अमेरिका तक को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। और मिडिल ईस्ट में, गल्फ में चाइना के प्रोडक्ट की एंट्री करवाई है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान चाइना का देखा जाए तो चाइना को भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फायदा है, सिर्फ पाकिस्तान को चाइना से फायदा नहीं है, उसकी मार्केट लंबी करवा दी चाइना की। और अब आपको पता है ईरान में भी एंट्री दिलवा दी। तो ये पाकिस्तान अपने दिमाग से चाइना की एंट्री करवा रहे हैं। तो कोई ये ना बोले कि चाइना हमारे को ये करता वो करता, भाई साहब चाइना का अपना फायदा, हमारा भी अपना फायदा, सिंपल। उसने कैसा ब्लॉक बना लिया दोस्तों। अब आप ये देखें, ईरान उसके पक्ष का नजर आता है। अमेरिका को ये कहना पड़ गया कि आप ईरान से तेल ले सकते हैं, आप तो कोई पाबंदी नहीं, हालांकि वो उसका जवाब भी नहीं देना चाहता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तक तो छोड़ो, अजरबैजान और तमाम उधर मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया सबको साध लिया उसने। हद यह कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क उसके ब्लॉक में आ चुके हैं। यूरोप टूटने के कगार पर है, अमेरिका से उसका बाकायदा एक आमने सामने की लड़ाई मानकर चलिए, और उस यूरोप के बहुत सारे मुल्क चाइना के पक्ष में। और हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात ये हैं, मैं आपसे बारहा बता चुका कि भूटान ज्योग्राफी, मतलब एक मैं कहूं कि वो जगह के एतबार से, ज्योग्राफी के एतबार से वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से उसने चीन की बंसुरी बजानी शुरू की है। हमारी 7 सिस्टर्स जिनका कोई जिक्र नहीं करते मोदी जी, हमारे 7 स्टेट्स खतरे में। भूटान की वो जगह चीन मांग रहा है या देने को तैयार है भूटान, जो बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है। यानी कि एक बारीक सी राहदरी जाती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, उसके बाद फिर 7 सिस्टर्स आती है। इनका जो माओ था पहला, हम तो 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो 5 उंगली करता था, 5 फिंगर्स। उसमें सब लोग, ये जगह जो है अरुणाचल प्रदेश पर आज तक वो अपने हक जाता था। अक्साई चीन को वो अपने बाप का समझता है। मेरे कहने का मतलब तिब्बत पे जमाने पहले से कब्जा उसका। अब आज आकर के अगर वो जिस तरह से इन फ्यूचर, ईश्वर ना करे, अगर चीन से कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ईश्वर ना करे, आप नोट करो किस लेवल का पपेट है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये अंदर से हिंदू, ये मुसलमान का नाम करता है। ये तो इसने शुरू में अपना नाम जहीर वहीर पता नहीं क्या बताया था, अभी ईश्वर का नाम ले रहा है। तो ये ईश्वर पिश्वर करके जितने भी गाय के मूत पीने वाले हैं ना, ये सारे इसी तरह बन के आते हैं मुसलमान। लेकिन आप नोट करो, इनको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है, ये भी हमारी कामयाबी है। तो ये देखो ईश्वर ईश्वर करने लग गया। अब ईश्वर तुम्हारा पाकिस्तान के बीच में मदद करने नहीं आया, तो ईश्वर क्या चाइना से मदद करने आएगा? जा बे काम कर। हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, आर्थिक ताकत। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो 7 सिस्टर से हमारा मिनटों सेकंडों में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। उसने सीमा के पास वहां तक अपने रोड बना दिए,
गांव बसा दिए हैं। गांव वालों को 5G 6G टाइप की वो इक्विपमेंट्स देता है, क्योंकि अगर उसका आर्मी का बंदा अगर वहां नहीं है तो वो जो गांव के उसके लोग हैं जो उसने बसाए हैं, पूरे गांव बसा दिए, उसके अंदर सारी हाईली मतलब इक्विपमेंट कुछ इस तरह के चीजें मौजूद है उसके अंदर कि वो फौरन ही एक्सेस हो जाएगा। ये जो तैयारियां उसकी हैं, और हमारी तैयारियां फिलहाल तो कांवड़ की चल रही हैं। और मोदी जी अभी कोई बता देंगे कुछ नया तरह का कुछ शगुफा। तो इन लोगों ने लामबंद होना शुरू कर दिया। बांग्लादेश को देखिए, कई सारे देश तो ऐसे हैं दोस्तों कि वहां के सेना अध्यक्ष या वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए जीत गए हैं कि उन्होंने नारा लगाया था इंडियाज आउट, मुइज्जू म्यांमार। देखें आप, इंडियाज आउट का, बांग्लादेश इंडियाज आउट का, यानी कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वहां हालात ही हो गए। अब ये ब्लॉग बना रहे हैं, चिंता ना आपको है ना प्रधानमंत्री मोदी जी को है। अभी जब ये प्लेन गिरा था गुजरात में, उसके 3-4 दिन पहले मैंने देश के बड़े नेता को, मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे बड़ा नेता मान लीजिए, भक्का इतना बड़ा मुंह फाड़ कर हंस रहा था वो शख्स। मुझे लगा यार गुजरात के अंदर 250-300 आदमी मर गए हैं, इसकी बेहयाई का कमाल है। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, बेहयाओं की तरह हंस रहा था वो शख्स। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।